Hello बच्चों, let's read this question. The question says a voltage source V is equal to V naught sin 100t is connected to a black box in which there can be either one element out of L, C, R or any two of them connected in series. At a steady state, the variation of current in the circuit and the source voltage are plotted together with time using an oscilloscope as shown. If AC source is removed, the circuit is shorted for some time so that capacitor is fully discharged, and then a battery of constant EMF is connected across the black box at time t is equal to 0. The current in the circuit will, option first, increase exponentially with time constant 0.02 second. Option B, decreases exponentially with time constant is equal to 0.01 second. Option C, oscillate with angular frequency 20 radian per second. And ऑप्शन डी, फर्स्ट इंक्रीज देन डिक्रीज. तो इस क्वेश्चन के अंदर हमें क्या दे रखा है कि एक हमारे पास वोल्टेज सोर्स है V इज इक्वल टू वी नोट साइन 100t. इसको एक ब्लैक बॉक्स से कनेक्ट किया गया है. ब्लैक बॉक्स के अंदर हमारे पास कुछ कंपोनेंट है L, C एंड R में से, जिसमें से या तो कोई एक कंपोनेंट हो सकता है या कोई दो कंपोनेंट सीरीज के अंदर कंबाइन हो सकते हैं. तो उसके अकॉर्डिंग हमें दो ग्राफ दे रखे हैं वोल्टेज एंड करंट के. तो हमें गिवन ऑप्शंस में से जो वैल्यू है वो फाइंड आउट करनी है. यदि हम क्या करते हैं, कैपेसिटर को डिस्चार्ज करने के बाद में एक कांस्टेंट ईएमएफ की बैटरी से कनेक्ट कर देते हैं, तो जो करंट होगा सर्किट के अंदर वो किस प्रकार से होगा. तो एक चीज तो यहाँ से क्लियर हो जाती है छोटी सी, कि हमें क्या दे रखा है, एक कैपेसिटर दे रखा है. तो हम सबसे पहले तो ये चीज फाइंड आउट करेंगे कि इस ब्लैक बॉक्स में कैपेसिटर के साथ या ओनली कैपेसिटर है या कैपेसिटर के साथ कुछ और भी जुड़ा हुआ है. तो बात करते हैं की कंसेप्ट की. की कंसेप्ट की यदि बात की जाए तो की कंसेप्ट इस क्वेश्चन के लिए हमारे पास क्या रहेगा. हम सबसे पहले ये चीज फाइंड आउट करेंगे कि हमारा जो दो कंपोनेंट है या कोई एक कंपोनेंट है तो वो कौन कौन से कंपोनेंट है. सबसे पहले यहाँ से बात करते हैं कि यदि मेरे पास कोई ऐसी सर्किट है इन an AC circuit in an AC circuit if we connect फर्स्ट हमारा क्या हो जाएगा, ओनली रेजिस्टेंस ओनली R. यदि हम ओनली R कंपोनेंट को कनेक्ट करते हैं तो हमारे पास जो फेज डिफरेंस होगा, फेज डिफरेंस डेल्टा फाई बिटवीन, चलो मैं यहाँ पे एक चीज थोड़ा सा इसको कंपैरिजन बेसिस पे लिख लेता हूँ. यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, एलिमेंट क्या है, और यहाँ पे फेज डिफरेंस डेल्टा फाई बिटवीन वोल्टेज एंड करंट, वोल्टेज एंड करंट, वोल्टेज एंड करंट. तो यहाँ पे यदि मैं फर्स्ट बात करता हूँ कि एलिमेंट मेरा क्या है, ओनली रेजिस्टेंस है, तो फेज डिफरेंस जो होगा डेल्टा फाई वो हमारे पास क्या होगा 0 डिग्री. एंड V एंड I जो होगा, V एंड I आर इन सेम फेज. वोल्टेज एंड जो करंट है आर इन सेम फेज. ये हमारे पास किस फेज में होंगे, सेम फेज के अंदर होंगे. सेकेंडली मैं यदि ओनली क्या यूज करता हूं, L यूज करता हूं, यानी कि इंडक्टर यूज कर रहा हूं, तो मेरे पास फेज डिफरेंस कितना आएगा, पाई बाई 2 का. एंड जो हमारा यहाँ पे क्या होता है, वोल्टेज लीड करता है, वोल्टेज लीड्स करंट. फेज डिफरेंस पाई बाई 2 से वोल्टेज क्या करेगा, लीड करेगा. थर्ड हमारे पास क्या यूज करते हैं, यदि मैं ओनली कैपेसिटर यूज करता हूं तो फेज डिफरेंस जो है ये मेरे पास कितना आएगा, ये पाई बाई 2 आएगा. पर यहाँ पे क्या करेगा, करंट जो है वो लीड्स करेगा. I जो है यानी कि करंट क्या है, ये लीड्स करेगा वोल्टेज V को. करंट लीड्स वोल्टेज V बाई फेज ऑफ पाई बाई 2. और अब यदि मैं यहाँ पे क्या करता हूं, मैंने यूज किया R एंड L यूज किया, तो फेज डिफरेंस डेल्टा फाई मेरे पास क्या आएगा, मैं मान लेता हूं कि कोई फेज एंगल फाई आएगा, कोई फेज एंगल क्या आएगा, फाई आएगा. ये अकॉर्डिंग टू डाटा हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं कि फेज एंगल क्या होगा. लेकिन यहाँ पे जो हमारे पास होगा उनको V लीड्स करंट,
V लीड्स करंट। और यदि मैं यहाँ पे क्या यूज करता हूँ, R एंड C यदि यूज करते हैं तो फेज डिफरेंस हमारे पास आएगा फाई, एंड जो करंट है I वो लीड करेगा वोल्टेज V को। एंड एक हमारे पास हो सकता है कि मैं यहाँ पे L एंड C को यूज करता हूँ। L एंड C को यूज करता हूँ तो जो हमारे पास फेज डिफरेंस है उसकी वैल्यू कितनी आएगी, ये वैल्यू आएगी π/2। एंड कौन सा कंपोनेंट लीड करेगा वो डिपेंड करेगा L एंड C की वैल्यू के ऊपर, एंड इनका जो हमारे पास रिएक्टेंस आएगी, इनकी इंडक्टिव रिएक्टेंस एंड कैपेसिटिव रिएक्टेंस, उनके ऊपर ये वैल्यू डिपेंड करेगी कि कौन सा कंपोनेंट लीड करने वाला है। तो इसलिए मैं इसको खाली छोड़ रहा हूँ यहाँ पे, क्योंकि कौन सा कंपोनेंट ज्यादा है उस कंपोनेंट पे ये वैल्यू डिपेंड करेगी। लेकिन फेज डिफरेंस कितना आएगा, ये हमारा आएगा π/2। तो एक तो ये की कंसेप्ट हमारे पास हो जाता है। सेकंड की कंसेप्ट की यदि बात की जाए तो सेकंड की कंसेप्ट हमारे पास क्या होगा, मैं यहाँ से एक चीज आप लोगों को और क्लियर बता देता हूं कि जब हम क्या यूज करते हैं, व्हेन वी यूज R एंड L यूज करते हैं तो जो फेज डिफरेंस फाई है वो हम किस प्रकार से फाइंड आउट करते हैं, फेज डिफरेंस फाई की जो वैल्यू है फाई हम फाइंड आउट करेंगे किस प्रकार से, इसको 10 फाई के रिस्पेक्ट में फाइंड आउट करते हैं। एंड इसकी वैल्यू हमारे पास रहती है XL/R। XL हमारा क्या है, इंडक्टिव रिएक्टेंस है, ये हमारे पास क्या है, इंडक्टिव रिएक्टेंस। और इसी तरह से यदि मेरे पास कंपोनेंट के रूप में मैं क्या यूज करता हूं, कंपोनेंट के रूप में यूज करते हैं हम इफ वी यूज R एंड C यूज करेंगे तो यहाँ पे 10 फाई की जो वैल्यू है वो हमारे पास क्या आएगी, ये हमारे पास आएगी XC/R। और यहाँ पे XC हमारे पास क्या होता है, ये वैल्यू रहती है हमारे पास कैपेसिटिव रिएक्टेंस की, कैपेसिटिव रिएक्टेंस। अब मैं बात करता हूं इफ वी यूज L एंड C, तो हमारे पास जो 10 फाई की वैल्यू है वो कितनी आएगी, तो इस कंडीशन में हमारी 10 फाई की वैल्यू क्या रहती है, XL माइनस XC/R। और R की वैल्यू हमारे पास क्या है, R तो हमारे पास है ही नहीं, L एंड C है। R की वैल्यू यदि 0 है तो 10 फाई की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, इन्फिनिटी आ जाएगी। और फाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, π/2 आ जाएगी। फाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, π/2। यानी कि L एंड C के दौरान जो करंट एंड वोल्टेज होती है इनके बीच में फेज डिफरेंस कितने का होता है, π/2 का होता है। तो ये हमारा यहाँ तक की कंसेप्ट हो गया। अब यदि मैं बात करता हूँ नेक्स्ट की कंसेप्ट की, तो वो मेरे पास क्या होगा, जब हमारे पास कंपोनेंट क्या है, इफ वी यूज L C R इन सीरीज, ये तीनों सीरीज के अंदर यूज करते हैं तो हमारा जो जड है ये कितना आता है, जड हमारे पास क्या है, सर्किट का टोटल इम्पीडेंस है, सर्किट का इम्पीडेंस। तो इसकी वैल्यू हमारे पास रहती है R² प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर, एंड इस पूरे का पावर 1/2, या ये क्या होगा, रूट के अंदर होगा। जब हमारे पास क्या है, XL ज्यादा है XC से, उस कंडीशन के अंदर ये हमारे पास टोटल इम्पीडेंस का वैल्यू है। अब यदि हमारे पास XL एंड XC में से कोई एक कंपोनेंट है, यदि मैं मान लेता हूं कि हमारे पास C कंपोनेंट है और XL की वैल्यू क्या है, 0 है, तो यहाँ पे XL की वैल्यू जैसे 0 करेंगे तो हमारा फॉर्मूला चेंज होकर टोटल इम्पीडेंस का वैल्यू देगा। तो एक ये की कंसेप्ट हमारे पास हो जाएगा। तो अब बात करते हैं हम सॉल्यूशन की, इन की कंसेप्ट की हेल्प से इस क्वेश्चन को करते हैं सॉल्व। अब यदि इस सॉल्यूशन की बात की जाए तो सॉल्यूशन के अंदर हमें ये ग्राफ, ये क्वेश्चन के अंदर हमें गिवन है, तो इस ग्राफ का यूज करते हुए हम फाइंड आउट करते हैं कि हमारे पास कौन कौन से कंपोनेंट है या कौन सा कंपोनेंट हमारे पास जुड़ा हुआ है। तो इस ग्राफ से यदि देखा जाए तो हमारे पास जो करंट है वो क्या कर रहा है, लीड कर रहा है वोल्टेज को। जिस पॉइंट पे हमारे पास वोल्टेज की वैल्यू 0 है उस पॉइंट पे करंट की वैल्यू हमारे पास क्या है, √2 एम्पियर, यानी कि वोल्टेज क्या कर रहा है, लीड कर रहा है। यदि वोल्टेज लीड कर रहा है तो हमारे पास गिवन की कंसेप्ट में से कौन सा कंपोनेंट हो सकता है, वोल्टेज एंड करंट
जो है सेम फेज के अंदर नहीं है, वोल्टेज क्या कर रहा है, लीड कर रहा है, तो वोल्टेज लीड्स करंट, सॉरी करंट लीड कर रहा है, तो वोल्टेज ये नहीं हो सकता, करंट लीड करेगा ये हो सकता है, वोल्टेज लीड्स करंट ये नहीं हो सकता, करंट लीड करेगा ये हो सकता है। और यानी कि हमारे पास 3 कंपोनेंट हो सकते हैं। ये जो थर्ड लास्ट कंपोनेंट है एल एंड सी, ये हमें इनकी वैल्यू पे डिपेंड करने वाला है, ये हमने की कंसेप्ट के अंदर बात कर ली। तो हमारे पास कौन कौन से कंपोनेंट हो सकते हैं, ओनली सी हो सकता है, आर एंड सी हो सकता है, एल एंड सी हो सकता है। तो अब आगे बात करते हैं हम लोग। तो हमारे पास कौन कौन से कंपोनेंट हो सकते हैं, ओनली सी, ओनली सी। तो उससे पहले हम क्या करते हैं, फेज डिफरेंस जो डेल्टा फाई है उसकी वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। तो डेल्टा फाई की वैल्यू किस प्रकार से फाइंड आउट करते हैं, या तो tan फाई के रिस्पेक्ट में फाइंड आउट की जाती है, या हम ओमेगा इंटू डेल्टा टी के रिस्पेक्ट में फाइंड आउट कर सकते हैं। तो हमें tan फाई के रिस्पेक्ट में जब भी फाइंड आउट करेंगे तो हमें XL, XC एंड R की वैल्यू चाहिए, जो कि हमारे पास अभी नहीं है, हमारे पास ओमेगा की वैल्यू जरूर है। क्वेश्चन के अंदर हमें जो V की वैल्यू दे रखी है वो क्या है, V नॉट साइन 100t। जब इसको स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपैरिजन करेंगे तो ये हमारे पास क्या रहता है, V नॉट साइन ओमेगा t। तो यहाँ से जो ओमेगा की वैल्यू आ जाएगी वो क्या आ जाएगी, 100 रेडियन पर सेकेंड। तो ओमेगा की वैल्यू हमारे पास है ओमेगा 100, और डेल्टा टी की जो वैल्यू है ये हमें क्वेश्चन के अंदर दे रखी है, सॉरी डायग्राम इस ग्राफ के अंदर हमें दे रखी है पाई बाई 400 सेकेंड, पाई बाई 400 सेकेंड। तो यहाँ से जो डेल्टा फाई की वैल्यू है ये हमारे पास कितनी आ रही है, पाई बाई 4। डेल्टा फाई की वैल्यू कितनी आ रही है, पाई बाई 4। तो अब यदि फिर से देखें तो हमारा कौन सा कंपोनेंट हो सकता है, ओनली सी, ये नहीं हो सकता क्योंकि हमारा फेज डिफरेंस कितना आ रहा है, पाई बाई 4। तो यहाँ पे कितना होना चाहिए, पाई बाई 2। और जो फोर्थ कंपोनेंट है एल एंड सी, ये हमारा नहीं हो सकता क्योंकि फेज डिफरेंस पाई बाई 2 आ रहा है। तो हमारा कौन सा कंपोनेंट होगा, आर एंड सी जो कंपोनेंट है वो हमारे पास होंगे। यानी कि हमारा ब्लैक बॉक्स से कौन सा कंपोनेंट हमने यूज किया है, वो हमारे पास कंपोनेंट कौन सा होगा, एलिमेंट कौन से होंगे, एलिमेंट्स ये हमारे पास क्या होंगे, रेजिस्टर एंड कैपेसिटर, ये दो हमारे क्या हो जाएंगे, एलिमेंट हो जाएंगे। तो यहां तक हमने फाइंड आउट कर लिया कि हमारे एलिमेंट कौन कौन से हैं। अब हम फाइंड आउट करते हैं इन एलिमेंट्स का जो वैल्यू है वो कितना है, इन एलिमेंट्स का यानी कि इन वैल्यू हमारे पास कितना आएगा रेजिस्टेंस एंड कैपेसिटेंस का, वो देख लेते हैं। तो हमारे पास एक फॉर्मूला होता है V नोट इज इक्वल टू आई नोट इंटू जेड, आई नोट इंटू जेड, जेड यानी कि इम्पीडेंस। तो V नोट का वैल्यू हमारे पास कितना है, ये हमें ग्राफ के अंदर दे रखा है 100 वोल्ट। आई नोट का वैल्यू हमारे पास कितना है, √2 एम्पियर। तो यहाँ से जो इम्पीडेंस जेड है इसका वैल्यू हमारे पास कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 100 बाई √2 ओम। ये हमारे पास क्या है, जेड का वैल्यू है। अब एक कंसेप्ट हमने देखा था कि जब हम लोग क्या यूज करते हैं, सी एंड आर यूज करते हैं, तो tan फाई किस प्रकार से फाइंड आउट कर सकते हैं, ये हमारे पास रहता है XC बाई आर। तो फाई की वैल्यू हमारे पास पाई बाई 4 है, तो tan पाई बाई 4 की वैल्यू क्या होती है 1, और XC बाई आर, तो यहाँ से XC किसके इक्वल हो जाएगा, R के इक्वल हो जाएगा। एक ये वैल्यू आ गई। और जो Z है ये हम किस प्रकार से फाइंड आउट करते हैं, इन सीरीज LCR, इन सीरीज LCR। यदि हम तीनों यूज कर रहे हैं तो हमारे पास Z की वैल्यू क्या रहती है, ये हमारे पास रहता है R स्क्वायर XL माइनस XC का होल स्क्वायर एंड इसकी पावर 1/2। अब हमारे पास क्या है, L की वैल्यू क्या है, 0 है, तो XL की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो इम्पीडेंस जो है वो चेंज होके फॉर्मूला इसका क्या आ जाएगा, R स्क्वायर प्लस XC का स्क्वायर एंड इस पूरे की पावर 1/2 या रूट आ जाएगा। और हमने फाइंड आउट कर लिया कि XC किसके इक्वल है, R के इक्वल है। तो यहाँ पे यदि मैं पुट कर देता हूँ तो R की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी, R की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी हमारे पास, R की वैल्यू कितनी आएगी इसके अंदर, Z स्क्वायर बाई 2, और ये आएगी R स्क्वायर की वैल्यू, और R की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, Z बाई √2। Z की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 100 बाई √2 एंड ये √2 फॉर्मूला से आ जाएगा। तो R की वैल्यू हमारे पास कितनी आएगी, 50 ओम। और इसी तरह से R क्या है, XC के इक्वल है, तो इसकी वैल्यू भी हमारे पास कितनी आएगी, 50 ओम। अब हमारे पास XC का एक फॉर्मूला रहता है 1 बाई ओमेगा सी।
ओमेगा की वैल्यू हमारे पास 100 रेडियन पर सेकेंड है, तो यहाँ से c फाइंड आउट कर सकते हैं। c हमारे पास क्या आ जाएगा, ओमेगा की वैल्यू 100 और xc की वैल्यू 50, तो ये हमारे पास आ जाएगा 200 माइक्रो फैरेड। यानी कि रेजिस्टेंस हमारे पास आ रहा है 50 ओम का और कैपेसिटेंस हमारे पास आ रहा है 200 माइक्रो फैरेड का। यानी कि हमारे पास कुछ इस प्रकार की कंडीशन है कि एक कैपेसिटेंस जुड़ा हुआ है, एक रेजिस्टर जुड़ा हुआ है, इनको किसी एसी सोर्स से कनेक्ट किया गया है सीरीज के अंदर कुछ इस प्रकार से। कैपेसिटेंस को मैं C मान लेता हूं एंड रेजिस्टेंस को R मान लेता हूं। तो ये हमारे पास कुछ इस प्रकार का कंडीशन है। अब हमें बोला गया है कि हम बैटरी को हटा के कैपेसिटर को फुल्ली डिस्चार्ज कर देते हैं एंड उसके बाद में क्या करते हैं कि एक जो हमारा कांस्टेंट ईएमएफ का बैटरी है उससे इसको कनेक्ट कर देते हैं कुछ इस तरह से। तो ये पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव टर्मिनल और ये C है और ये R है। तो अब बैटरी से इसके अंदर करंट जाएगा, तो जो चार्जिंग होगी हमारे पास कैपेसिटर की वो किस प्रकार से होगी, यहां से इसके अंदर करंट जाएगा कुछ इस तरह से। तो I करंट जाएगा, चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर। चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर होता है उसके अंदर जो करंट होगा उसकी वैल्यू कितनी होती है, चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर। यहां पे बात करते हैं करंट इन सर्किट ड्यूरिंग चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर। करंट इन सर्किट, करंट इन सर्किट ड्यूरिंग चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर। कैपेसिटर की जब चार्जिंग हो रही है तो उस टाइम पे करंट की जो वैल्यू है सर्किट के अंदर वो हमारे पास क्या रहती है, ये हमारे पास रहती है I इज इक्वल टू आई नोट e टू द पावर माइनस टी बाई टो। टी बाई टो, टो हमारे पास क्या है, टो इज द टाइम कांस्टेंट, टाइम कांस्टेंट है टो। एंड आई नोट हमारे पास क्या है, पीक करंट। आई नोट हमारे पास क्या है, पीक करंट। एंड आई हमारे पास क्या है, करंट एट एनी टाइम टी। करंट एट एनी टाइम टी, किसी टाइम टी के ऊपर हमारा करंट क्या है, वो है आई। तो ये वैल्यू हमारे पास रहती है। और जो टो है यानी कि टाइम कांस्टेंट, वो कितना रहता है, ये रहता है C इंटू आर। टाइम कांस्टेंट क्या रहता है, C इंटू आर। अब ये जो करंट का इक्वेशन है हमारे पास, आई नोट e टू द पावर माइनस टी बाई टो, इसके अंदर यदि मैं टाइम की वैल्यू पुट करके करंट और टाइम के बीच में ग्राफ प्लॉट करना चाहूं तो वो किस प्रकार का बनेगा मेरे पास, यहां पे मेरे पास टाइम है, यहां मैं करंट ले लेता हूं, तो ये ग्राफ मेरे पास किस प्रकार का आएगा, मैं क्या पुट कर देता हूं, t इज इक्वल टू 0 पुट कर देता हूं। यानी कि t इज इक्वल टू 0 पे मेरे पास क्या कंडीशन होगी, तो जो करंट है ये मेरा कितना आ जाएगा, आई नोट आ जाएगा। करंट कितना आ जाएगा, आई नोट। आई नोट किस प्रकार से आएगा, e टू द पावर माइनस 0 बाई टो, समथिंग अपॉन 0 इज इक्वल टू 0। यानी कि e की टोटल पावर क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। और किसी भी वैल्यू की पावर यदि 0 कर दें तो उसका मान क्या होता है, 1 होता है। तो i क्या आ जाएगा, आई नोट आ जाएगा। इसी तरह से यदि t इज इक्वल टू मैं इन्फिनिटी कर दूं, t इज इक्वल टू इन्फिनिटी यदि कर दें तो हमारे पास जो वैल्यू है i की वो कितनी आ जाएगी, ये हमारे पास आ जाएगी 0। इन्फिनिटी पे हमारे पास कितनी आ जाएगी, 0 आ जाएगी, क्योंकि इन्फिनिटी बाई समथिंग क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी बाई समथिंग इन्फिनिटी रहेगा। और माइनस इन्फिनिटी होगा तो नीचे लेके जाएंगे इसको पॉजिटिव इन्फिनिटी, और किसी चीज के अंदर इन्फिनिटी का डिवाइड करेंगे तो वैल्यू क्या आएगी, 0 आएगी। यानी कि करंट आ जाएगा 0। तो ग्राफ जो होगा हमारा वो क्या आएगा, वो कुछ इस तरह से डिक्रीज करता हुआ हमें मिलेगा। करंट क्या होगा, डिक्रीजिंग। यहाँ पे वैल्यू क्या होगी, आई नोट, टी इज इक्वल टू 0 पे आई नोट, और जब टी हमारा क्या हो जाएगा, अनंत हो जाएगा तो ये धीरे 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 क्या हो जाएगा, 0 आ जाएगा। कुछ इस तरह से ये एक्सपोनेंशियली डिक्रीज कर रहा है। टाइम कांस्टेंट की वैल्यू क्या आएगी ये भी देख लेते हैं। टाइम कांस्टेंट जो टो होता है इसकी वैल्यू क्या रहती है, टो इज इक्वल टू C इंटू आर।
सी की वैल्यू है हमारे पास 200 माइक्रोफेरेड, माइक्रो को मैं चेंज करूंगा तो ये आ जाएगा 10⁻⁻⁶, एंड रेजिस्टेंस की वैल्यू है 50, तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा 0.01, ये कितना आ जाएगा 0.01 सेकेंड, 0.01 सेकेंड आ जाएगा ये, क्योंकि 1 2 और 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल हो जाएगी, हमारे पास बचेगा 10 और 10⁻⁻3, तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी 0.01 सेकेंड आ जाएगी। यानी कि इस टाइम कांस्टेंट से जो हमारी करंट है वो डिक्रीज करेगी। तो बात करते हैं ऑप्शन की, कौन सा ऑप्शन यहाँ से करेक्ट होगा हमारे पास। तो ऑप्शन की यदि बात की जाए तो हमारा जो बी ऑप्शन, नहीं सॉरी हाँ, बी ऑप्शन जो है डिक्रीजिंग एक्सपोनेंशियली विद टाइम कांस्टेंट 0.01 सेकेंड, ये हमारा क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। सो ऑप्शन बी इज द फाइनल आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।